कि भारत और चीन की जंग होने वाली है। कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया है और इनका मानना गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं। आई ऑल्सो बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल 10 साल, कभी भी चीन के साथ आपकी एक भयानक झड़प होने वाली है। ये जो झड़प होगी आपकी, ये झड़प होगी आपकी हिमालय में, और ये झड़प होगी आप समुद्र में। ये दोनों तरफ की झड़प है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले युद्ध होते थे ना चीन के साथ 1962 1967, हिमालय से अटैक कर रहा है, फिर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, फिर हम लोग उनको खदेड़ रहे हैं, फिर वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। यार ये स्टोरी चेंज हो गई है। ये 2024 है और आज की जंग ऐसी है कि समुद्र में होगी ही होगी। समुद्र में होगी ही होगी। ये मैं हिमालय के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हिमालय में नहीं होगी, समुद्र में भी होगी। और ये जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल में यह विश्वास है कि लड़ाई होगी और भारत को उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब वहां पे थे कौन कौन, मैं आपको बताता हूं वहां पे थे कौन कौन। डॉक्टर पी.के. मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। एनएसए अजीत डोवाल। सीडीएस जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार। डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामने। डॉक्टर समीर वी कामट, चेयरमैन डीआरडीओ। दोस्तों इसके अलावा और भी कई ऑफिशियल्स वहां पे थे। नेवल चीफ वहां पे क्यों थे? एडमिरल आर हरिकुमार। जैसा मैंने आपको बताया, लड़ाई समुद्र में होनी है, यह कोई नहीं रोक सकता। अगर चीन शुरू नहीं करेगा ना, चीन हिमालय से शुरू करेगा, चीन समुद्र से शुरू नहीं करेगा, भारत इसको समुद्र में ले जाएगा। यह भी मैं आज आपको प्रेडिक्ट करता हूं। इंडिया विल टेक द वॉर टू द सीज अगर चाइना ने हिमालय पर अटैक करा तो। ये होगा, ये 100% होने वाला है। और यही मोदी जी भी समझते हैं, यही डोवाल साहब भी समझते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर का रुख। आप डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करिए, आप उनको ट्विटर पे फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा फॉरेन पॉलिसी किधर जा रही है, भारत क्या करना है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस रखते हैं अपने अंदर, आपको पता लग जाएगा कि भारत में क्या होने वाला है। आप उनके सुर देखिए चाइना को लेकर। वो कह रहे हैं जयशंकर साहब की ट्रेड जो है वो अपनी जगह है, नो डाउट, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरी दोस्ती चीन के साथ नहीं हो सकती, पूरा नॉर्मलाइजेशन चाइना के साथ नहीं हो सकता जब तक चीन बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट ना करे। चीन डेस्परेट है दोस्तों, चाइना बहुत डेस्परेट है। चाइना का रियल एस्टेट का मार्केट पिट गया, चाइना का स्टॉक मार्केट पिट गया, चाइना के बैंक्स बंद हो गए, ताले लग गए उनके बैंकों में, और डेस्परेशन में आदमी गड़बड़ करता है। ये कब करेगा चीन? 24 में, 25 में, 26 में, किसी को नहीं पता, लेकिन ये 110% होगा। चाइना हमला करेगा, आप मान के चलिए चाइना हमला करेगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं इस मीटिंग पर। ये जो मीटिंग है ना, ये जो खुफिया मीटिंग है, जिसकी कुछ कुछ बातें बाहर आई हैं और कुछ कुछ बातें अंदर रह गई हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई से? सोचिए जरा इसके ऊपर, सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा दोस्तों? द बिगेस्ट लेसन वाज कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, अपनी एम्युनिशन खुद नहीं बनाता, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता, वो देश लड़ाई नहीं जीत सकता। यूक्रेन को अमेरिका कितने $100 अरब दे चुका है, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड मिला के। अमेरिका का नाम क्यों लें हम? यूके ने भी दिए हैं, जर्मनी ने भी दिए हैं, फ्रांस ने भी दिए हैं, सभी दे रहे हैं। लोग उनको हथियार भी दे रहे हैं दोस्तों। यूक्रेन जीत नहीं पा रहा, उल्टा रूस ने 17.5% उनकी जमीन कैप्चर कर ली। आपको पता है यूक्रेन क्यों नहीं जीत पा रहा? या यूक्रेन अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर के, वो क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा? क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत लिमिटेड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बहुत लिमिटेड। जो पहले रूस छोड़ गया था, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था ना, तो जो यूएसएसआर छोड़ गया वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं यूक्रेन के पास। और यही मोदी जी ने और यही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने सबसे बड़ा सबक सीखा, सबसे बड़ा सबक, कि बॉस अगर भारत अपने हथियार, अपनी एम्युनिशन, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता और सिर्फ इंपोर्ट करता है हथियार, सिर्फ इंपोर्ट में लगा रहता है कि ये चेक लो, इतने दे दो, ये चेक लो, वो, जैसे हमारे इतने सालों से होता चला आ रहा है, तो अगली लड़ाई में बड़ी मुश्किल होने वाली है बॉस। अगली लड़ाई में मुश्किल कैसे होगी दोस्तों? आपने अमेरिका से सामान ले लिया आपने सामान, अमेरिका ने आपको जहाज दे दिया, अमेरिका ने आपको ये दे दिया, वो दे दिया, आपने चेक मारा उनके मुंह पे, उन्होंने बोला लो, आपकी लड़ाई शुरू हो गई किसी देश के साथ।
अमेरिका नहीं चाहता आप लड़ें। अमेरिका क्या करेगा? आपको उसका एमुनेशन देना बंद कर देगा। हथियार में टूट-फूट होगी, अमेरिका बोलेगा हम रिपेयर नहीं करेंगे, रुक जाओ। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता लड़ाई में, एक हफ्ता लड़ाई में 1 घंटा ज्यादा होता है। एक हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। करेगा मदद अमेरिका, हफ्ता 10 दिन के बाद करेगा। तो आपको अपनी मुट्ठी में कैप्चर करना। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या वहां पे बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात डीआरडीओ की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बातें बोली। एक बोला है कि अगर आप बजट डिसाइड करते हो कोई हथियार बनाने का, कोई भी बजट डिसाइड करते हो, तो वो मुझे उसी बजट में चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला 100 करोड़ और जब तक बनते 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 वो 1000 करोड़ का हो गया। कह रहा नहीं, 100 करोड़ का साइन है, 100 करोड़ के अंदर करो। दूसरी चीज है टाइम ओवररन। आपने बोला 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, वहां पे 20 साल से मामला चलता चला रहा है। तेजस को देखो ना, दूर क्यों जाना है? अर्जुन टैंक को देखो। जब मैं आर्मी में कमीशन हुआ था 1994 में, मैं तब से अर्जुन को देख रहा हूं, बनता ही चला जा रहा है, बनता ही चला जा रहा है, बनता ही चला। आज की तारीख में नोबडी हैज द टाइम, नोबडी हैज द पेशेंस। लोग यूं काम होता है यार, यूं एआई टूल्स यूज करके, हर चीज टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी यूज करके लोग बनाते हैं लेटेस्ट हथियार। इतना टाइम है किसी के पास कि बैठे रहो बैठे रहो? ओ भाई 1994, 30 साल हो गए। 30 साल से मैं अर्जुन को देख ही रहा हूं। कभी 1 रेजिमेंट, कभी 2 रेजिमेंट, अभी आई थिंक 2 या 3 रेजिमेंट, वॉट एवर इट इज। आपको जो करना है आप करो ना, आगे बढ़ो। फिर उसमें रोक किस चीज की है? या तो सही है या प्लेटफॉर्म गलत है। तेजस को देखो, कब से बन रहा है तेजस यार, कब से बन रहा है तेजस। बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला, इसको ये करेंगे ये करेंगे। ये जो सरकारी माहौल है, मोदी जी ने बोला खत्म करो इसको। आई वॉन्ट टॉप क्वालिटी, आई वॉन्ट इट विद इन द बजट, आई वॉन्ट इट विद इन द टाइम। तो ये बोला। ये क्यों बोला है? क्योंकि उनको पता है लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ पक्का होने वाली है। आप मान के चलो, वी विल हैव अ वॉर विद चाइना इन द कमिंग ईयर्स। अच्छा, अब दोस्तों एक कमेटी गठित करी गई थी पहले, जिसका नाम था विजय राघवन कमेटी। और विजय राघवन कमेटी को यह बोला कि तुम जाओ और भाई ये पता लगाओ कि पूरा चक्रम है क्या। ये इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं? ये इतनी पुरानी रूढ़िवादी सोच, ये आगे स्पीड से क्यों नहीं बढ़ पाते? तो जो विजय राघवन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तब आपको पता लगेगा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते हम डिफेंस के मामले में। ये है ईरान, तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल असीम मुनीर ने इन तीनों ही देशों को लेकर जहरीला बयान दिया है। जनरल मुनीर ने तो तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के लिए कहा कि एक पाकिस्तानी शख्स पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बन आती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। वहीं ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि तेहरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि कोई मेल मिलाप नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ मुलाकात के दौरान सवाल जवाब के सत्र में जनरल मुनीर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर अपनी राय रखी। मुनीर ने कहा, जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। टीटीपी के खूनी हमलों से परेशान जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल खाना मुहैया कराया, लेकिन अगर हमारे बच्चों पर बात आएगी तो जो हमला करेंगे हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। मुनीर ने आगे कहा कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्रवाद को लंबे समय से अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है और उसने कभी दोस्ती नहीं दिखाई। मुनीर ने कहा कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दिए जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने तालिबान को खुली धमकी देते हुए कहा, पाकिस्तान की तरफ मत देखो, हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। जनरल असीम मुनीर ने पद संभालने के बाद टीटीपी आतंकियों के साथ बातचीत को बंद कर दिया था। इससे पहले इमरान खान के कार्यकाल में टीटीपी से बातचीत हो रही थी। मुनीर ने तालिबान सरकार पर दबाव डाला है कि वह टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पड़ोसी ईरान को भी धमकी दे डाली है। मुनीर ने कहा, आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब मिलेगा।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ईरानी मिसाइलों के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पे मिसाइलों से हमला किया था। जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुनीर ने भारत को भी लेकर जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा, भारत ने भी अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दावे की खुद उनके ही देश में विशेषज्ञ आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यही नहीं, वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत भी की थी। हालांकि बाद में कारगिल घुसपैठ करके पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप